प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव में स्त्री व पुरुष के जनन तंत्र एवं जनन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम मानव शरीर की इस संरचना के बारे में जानें, हम जनन प्रक्रिया के कुछ मूलभूत अंशों को एक बार दोहरा लेते हैं। जनन क्या है? जनन किसी भी जीव के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे वह अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपनी ही सदृश दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करता है। जनन जीवितों की एक विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी जीवित जीव से ही होती है, पर क्या सभी जीव समान रूप से जनन करते हैं? जनन दो प्रकार से हो सकता है, अलैंगिक एवं लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। इसमें युग्मक या जनक कोशिकाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। प्रजनन की क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या आपने कभी आलू को गौर से देखा है? आलू जब कुछ दिनों तक टोकरी में पड़ा रहता है तो उसमें से छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। किसान इन पौधों को मिट्टी में रोपकर आलू की फसल का उत्पादन करता है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए। यहाँ आप आलू में कुछ छोटे छोटे पौधे निकलते देख सकते हैं। यह किस प्रकार का जनन है? जब पौधों में बीज के अतिरिक्त अन्य भागों द्वारा जनन किया जाता है, उस क्रिया को कायीय परिवर्धन कहते हैं। तो फिर लैंगिक जनन के क्या फायदे हैं? लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले युग्मकों के निषेचन से युग्मज बनता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। इससे संतति में विशेषता एवं विविधता प्रकट होती है। ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूलन और विकास में सहायता करते हैं। मानव में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है? मानव शरीर में जनन की प्रक्रिया दो भागों में विभाजित होती है। पहली निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं, दूसरी निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। निषेचन से पूर्व घटनाओं में युग्मक जनन यानी नर में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु बनने की क्रिया। दूसरा स्त्री जनन पथ पर शुक्राणुओं का स्थानांतरण। तीसरा पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का निषेचन। और निषेचन से उत्पन्न युग्मज में कोशिका विभाजन द्वारा कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन। ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार पर चिपकना, जिसे अंतरोपण कहते हैं, तथा भ्रूणीय परिवर्धन यानी कि गर्भावधि, और अंत में शिशु का जन्म, जिसे प्रसव कहते हैं। अब आप इस स्लाइड को देखिए। यहाँ एक नर जनन तंत्र को दर्शाया गया है। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणी क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्री शामिल होती है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है? शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने में सहायता करता है, जो शुक्राणु जनन के लिए अति आवश्यक है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित हाईली कॉइल्ड शुक्रजनक नलिकाएं, जिन्हें सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, होती हैं, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनक नलिका के भीतरी भाग में 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होते हैं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिकाएं। नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया कर शुक्राणु बनाती हैं तथा सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण देती हैं। अब हम शुक्रजनक नलिकाओं के आसपास के क्षेत्र को देखते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टेशियल स्पेस कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लेडिक कोशिकाएं होती हैं। लेडिक कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित करती हैं।
अब हम नर जनन तंत्र से संबंधित सहायक नलिकाओं तथा ग्रंथियों के बारे में जान लेते हैं। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण नलिकाएं, शुक्र अपवाहिकाएं, अधिवृषण तथा शुक्रवाहक होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण जलिकाओं से होते हुए शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। शुक्रवाहिका नलिकाएं वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण के मध्य सतह पर स्थित होती हैं। यह अधिवृषण की शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर लूप बना लेती हैं। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शीशन के मध्य से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत शुक्राशय, पुरस्थ यानी प्रोस्ट्रेट तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। सहायक ग्रंथियों की उपयोगिता क्या होती है? इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करने में सहायक होता है, जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्राव स्नेहन यानी ल्यूब्रिकेशन प्रदान करता है। अब एक बात यह है कि यदि वृषण कोश तक नीचे ना आ पाए तो उसका पुरुष के जनन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? शुक्राणु जनन के लिए शरीर से तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। यदि वृषण शरीर के भीतर ही उपस्थित रहता है तो यह शुक्राणु के लिए अनुकूल नहीं होता, जिससे पुरुष जनन के लिए अयोग्य हो सकता है। अब सर्टोली कोशिका लीडिक कोशिका से भिन्न कैसे होती है? सर्टोली कोशिका शुक्र जनन नलिका के भीतरी दीवार पर पाई जाती है, जबकि लीडिक कोशिका शुक्रजनक नलिकाओं के अंतराली अवकाश में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका का आकार पिरामिड जैसा होता है, जबकि लीडिक कोशिका गोलाकार होती है। सर्टोली कोशिका शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक संरचना में सहायक होती है तथा जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। लीडिक कोशिका पुंजन यानी एंड्रोजन का स्राव करती है, जो शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है एवं गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। क्या आप शुक्र अपवाहिकाओं और शुक्रवाहक में अंतर कर सकते हैं? सभी शुक्रजनक नलिकाएं आपस में मिलकर शुक्र अपवाहिकाएं बनाती हैं। शुक्र अपवाहिकाएं मिलकर अंत में अधिवृषण वाहिनी यानी एपिडाइडमिस डक्ट बनाती हैं। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राश यानी सेमिनल वेसिकल से जोड़ती है। यह शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। क्या आप जानते हैं शुक्रीय प्लाज्मा क्या होता है? सहायक ग्रंथियों के स्राव से शुक्रीय प्लाज्मा बनता है। यह प्लाज्मा फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम युक्त होता है। यह शुक्राणुओं को पोषण तथा शीशन को स्नेहन देने में सहायक होता है। आपने सुना होगा कुछ पुरुषों में वृद्धावस्था में मूत्र विसर्जन में परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है? उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। सामान्यतः ऐसा होने से कोई परेशानी नहीं होती, किंतु कुछ पुरुषों में यह बढ़ी हुई ग्रंथि मूत्र मार्ग पर दबाव बढ़ा देती है, जिससे मूत्र विसर्जन कठिन हो जाता है, मुख्यतः रात में। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जनन का महत्व एवं जनन के लिए आवश्यक घटनाएं और नर जनन तंत्र के बारे में समझा है। हम आशा करते हैं कि आपको यह भाग अध्ययन में सहायता करेगा। धन्यवाद।